हेलो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, मेरा नाम आकाश है और आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 2 नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर। इसका लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था इस चैप्टर के अंदर कि कैसे जो है मार्क्स की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती हुई जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1.3 में द ईयर ऑफ डिप्रेशन यानी कि मंदी का साल और कितनी बुरी हालत होती है हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ये पूरी कहानी जो है इससे पहले आपने देखा था 1924 से ही जो करेंसी जो है अब छापी जाने लगी थी। इससे मार्क्स की जो है बहुत गंदी तरीके से मार्क्स जो है पैसे जो है इनका गिरना शुरू हो जाता है। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं स्टडी टेबल विद एजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। द ईयर बिटवीन 1924, आप इस पॉइंट पर देखेंगे इस एरिया में अभी हमें यहाँ पर हम स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर कुछ स्थिरता देखते हैं। कितने टाइम में? 1924 से 28 में। कब देखते हैं? 1924 से 1928 में। लेकिन रातों रात ये एक जो स्टेबिलिटी हम देखते हैं रातों रात जो है वो ढेर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो रेत पर एक तरीके से टिकी हुई मानी स्टेबिलिटी थी। हम देखते हैं कि जर्मन जितने भी थे यहाँ पर जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी टोटली डिपेंड ऑन द शॉर्ट लोन। ये सब डिपेंड किस पर थे? शॉर्ट लोन पर थे डिपेंड। ठीक है, किससे? यूएसए से। यूएसए ने अपने आप को ठीक करने के लिए अपने मतलब इन कंट्रियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और ये कमाने का उन कैपिटलिज्म कंट्री के लिए बेहतर मौका था कि उन्हें अपना पैसा जो है वो लोन पर दे दिया जाए। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं ये सपोर्ट जो है वापस विड्रॉ कर लिया गया। कब? जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो जाते के टाइम में, जब क्रैश हो जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज 1929 में। हम देखते हैं हर एक प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। हम एक दिन की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर के दिन करीब 13 मिलियन शेयर एक दिन में सोल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, जिससे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पैदा होता है। ध्यान रखिए 1929 की बात है और यही एक इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम जो था। इसी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का जो क्रैश होने से हिटलर को बहुत बड़ा फायदा होता है। किसी को हुआ ना हुआ हो, हिटलर को जरूर हुआ। फिर हम आगे देखते हैं इस 3 सालों में 1929 से 32 में नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए का जो है आधा हो गया। जिससे क्या हो गया? इन्होंने जहां जहां अपना पैसा लगा रखा था वो वापस सब लेने की बातें शुरू हो गई। तो एक तरीके से तो रिसेशन की जो शुरुआत होती है इकोनॉमी में यूएस की, वो पूरे संसार पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जर्मन के अंदर इकोनॉमी जो है बिल्कुल इससे भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। जैसे 1932 में इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो 40% से घटकर जो है बहुत नीचे की तरफ चली गई 1929 के टाइम में ही। तो हम ये देखते हैं मतलब 1929 में तो बहुत बेहतर था, लेकिन 40% उससे कम हो गया 1932 में। हम देखते हैं जितने वर्कर्स थे अपने जॉब उनकी छूट चुकी है, उनका पैसा भी जो है रिड्यूस कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन के आसपास बढ़ जाता है यहाँ पर। जर्मनी जो है अब कुछ भी करने के लिए तैयार, विलिंग डू एनी वर्क। सूट वूट पहन के वो लोग सड़कों पर खड़े रहते थे। आप जो है इस तरीके के आप जो है लाइन में खड़े हुए लोगों को देखेंगे यहाँ पर अपनी सैलरीज को लेकर सो रहे हैं लाइन में, कब उन्हें मिलेगा रस्सी से लगा के अपने आप को वेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप देखेंगे कि कहीं बिल्कुल डिसेंट होकर सड़कों पे खड़े होते थे कुछ भी काम करवाने के लिए। दिस इकोनॉमिक क्राइसिस जो होता है लोगों में क्या पैदा कर दिया? एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। इससे क्या हुआ? इतनी हालत खराब होती है कि अब जो है डर का माहौल पूरी तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इस आर्थिक संकट ने पूरी तरीके से लोगों में बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे जो पैसों का जो है हम देखते हैं जैसे जैसे पैसे जो हैं गिरते चले जाते हैं, अपनी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है पैसे की। ऐसी जो है छोटे छोटे बिजनेसमैन और जितने भी रिटेलर सफ़र कर गए इन चीज़ों से, सेल्फ एम्प्लॉयड खास तौर। वॉल स्ट्रीट आपको यहाँ पता लग जाएगा द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि हमारे बॉम्बे में शेयर मार्केट है, इसी तरह से अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है और वो पहला ही है जब यहाँ पर हम इतना बड़ा काम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज़ें शुरू हुई, वो ये हैं, सामने आप देखेंगे दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशंस
अब जिसको बोलेंगे हम हिंदी में सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण का भाई जो है लोगों को परेशान कर रही थी। क्या था? एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द एम्प्लॉयड। लगभग सारे लोग जो पहले रैंक पे काम करते थे सब के सब नीचे गिर चुके हैं, सब मजदूर बन गए, किसी के पास कोई काम नहीं रह गया। अब जो है वो सिर्फ एक यूनियन ब्रैगिंग, एक जो है एक कमजोर अनएम्प्लॉयमेंट से वो गुजर रहे हैं। बिग बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को जो है बस वो मास ऑफ पीजेंट्री ग्रुप में अब रह चुके हैं, जो कभी भी डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पर। ठीक है, तो हम ये सब सारी चीज़ें जो देख रहे हैं। साथ ही साथ अपने हम देखेंगे हम द वुमेन्स अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक विल फील द सेंस ऑफ डीप डिसअपियर, यानी कि अपने बच्चों को पेट भरने के लिए भी जो है यहाँ पर हम सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब देख सकते हैं। अब अगर आप बात करेंगे पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल, यानी कि अब ये क्या चीज़ है, जो वीमर रिपब्लिक था इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, यानी वाइमर्स जो संविधान थे उसमें बहुत सारी कुछ कमियां थी, जिसके वजह से जो है जितना भी रिपब्लिक यहाँ पर आप देखते हैं जो है वो कभी भी डिक्टेटरशिप का शिकार बन सकता है। ध्यान रखिए, वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप का शिकार बन सकता है वीमर रिपब्लिक, क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका है। तो इससे क्या हुआ, लेकिन ये जो एक लाया गया एक मेजोरिटी वाला अचीविंग मेजोरिटी का लाया गया, वो क्या था, किसी एक पार्टी को भी बहुत यहाँ पर जो था, लेकिन फिर भी कभी भी इनको ख़त्म करने का जो है एक अनुपातिक जो है बहुमत मेजोरिटी नहीं मिल पाया। हर बार जब भी कोalition गवर्नमेंट की बात करना सोच रहे थे ये लोग, तो ये यहाँ पर नहीं हो पाता था। दूसरी समस्या यहाँ आता है कि 48 वाज आर्टिकल 48 में अगर आप देखेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इमरजेंसी लगाने का उनके पास पावर होता है। साथ ही साथ जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके जो है सिविल राइट्स को सस्पेंड करने का उनके पास अपना अधिकार होता है। तो हम देखते हैं कि इस समय हम देखते हैं कि इस समय जो है विद इन इट्स शॉर्ट वीमर रिपब्लिक सो 20 यहाँ पर रिप्लाइज बाय डिग्री सब कुछ खत्म करने के बाद जो वीमर रिपब्लिक आप देखोगे, सो 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग इन एवरेज 239 डेज हैड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48। इसका मतलब है अपने इस छोटे से लाइफ में वाइमर जो है जो रिपब्लिकन, वो अपने 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में, जो कि उनकी पूरी टाइमिंग अगर आप देखोगे 239 डेज थे यहाँ पर। ठीक है, इससे ज़्यादा इनका नहीं रहा, 20 थे जो ये इनका 239 से ज़्यादा नहीं रहा। तो इस बात पर याद रखेंगे। तो इससे भी क्या हुआ, इन चीज़ों के वजह से भी जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि हम ये 29 का 20 का कहने का मतलब है ये 20 लोग इस समय आ चुके थे उसको संभालने के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई। 239 डेज वगैरह में बात कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का जो है कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम से खत्म होता चला गया, और ये मानने लगे कि ये कोई समाधान खोज नहीं पा रहे, इनके पास कुछ है नहीं कुछ करने के लिए। ध्यान रखिए, प्रोलेटरियनिज्म से प्रो ये बहुत बड़ा वर्ड है तो थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, आप इसे तोड़ कर बोल सकते हैं। प्रोलेटेरियनाइजेशन, ठीक है, प्रोलेटेरियनाइजेशन टू, इसका मतलब है टू बिकम इम्प्रूव टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास। मतलब सर्वहाराकरण का मतलब होता है जितने भी गरीब मतलब जो लोग थे, अब वो जो है गरीब लोग जो बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, अब जो वो वर्किंग लोग थे वो धीरे धीरे किस में इम्प्रोवाइज हो गए, जो मतलब लेबर थे या गरीब लोग थे वो वर्किंग क्लास में इम्प्रोवाइज होते चले गए। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सारे लोग जो है लगभग गरीबों के रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है पॉइंट अब द राइज ऑफ हिटलर पावर। अब मेन हमारे पास जो है सबसे पहली बात यहाँ से हमें समझना है कि आखिर यहाँ से जो है कैसे हिटलर का राइज अप होता है। ठीक है, ध्यान रखिए ये कहानी अभी तक आपने सिचुएशन कंडीशंस के ऊपर पढ़ा, वीमर के ऊपर भी देखा, पूरा इकोनॉमिक देखा, पूरा पॉलिटिकल पावर देखा, कैसे इसके रिलेशंस हो गए थे अदर कंट्रीज से, ये भी आपने बीच में देखा। अब हम बात करते हैं मेनली सिर्फ हिटलर के बारे में। तो ध्यान रखिए हिटलर जो है यहाँ पर 189 में इसका बॉर्न अप हुआ था। ठीक है, और वो एज अ मैसेंजर जो है आर्मी में काम करता था। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया की तरफ जो है, जर्मनी की यहाँ पर दिखेंगे आप, बॉर्न इन ऑस्ट्रिया में, जर्मनी की तरफ से सेना में काम करता था ये, और एज अ मैसेंजर की तरह काम करता था। इसे बहुत सारे मेडल जो है इनाम में मिले। लेकिन हम देखते हैं द जर्मन डिफीट हॉरिफाई
और इसे कहीं ना कहीं यहाँ से जो है थोड़ा धक्का लगता है इन चीज़ों को और वर्साइल ट्रीटी को लेकर। 1999 में एक जो स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, GWP। इसका नाम बाद में बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, जर्मन वर्कर पार्टी और यहाँ पर है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, याद रखने का तरीका है GWP, जो कि बाद में बदल चुका है NSGWP। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, और बाद में जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हम देखते हैं कि इसका प्लान था सबसे पहले बवेरिया, जो कि बवेरिया का एरिया, और मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। ये एरिया उसका था, कम से कम इसे ये सोचने लगा कि जो है उसने जो है बवेरिया पर कब्जा करना और बर्लिन पर चढ़ाई करना और सत्ता पर कब्जा करने की योजना इस समय इसने बना ली। लेकिन ये इसका असफल रहा, ये फेल हो गया इस चीज़ में। ठीक है, और ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद रिलीज हो गया। अब देखते हैं इसका जो छोटा छोटा आंदोलन था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, बहुत दूर तक नहीं फैला। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले 1928 में जो है इसने एक इलेक्शन लड़ा था जिसमें सिर्फ इसे 2.6 ही वोट मिला। ठीक है, ध्यान रखिए। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसमें नाजी जो है बहुत बड़ा मास मूवमेंट अपना करता है। 1929 में बैंक कोलैप्स हो जाता है, बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं, वर्कर्स के बाद जॉब खत्म हो जाती है, जैसे हमने पीछे देखा था वॉल स्ट्रीट के गिर जाने से। ठीक है, तो 2.9 हम देखते हैं कभी 1928 में 2.6 का वोट मिलता है। लेकिन इसी 1929 के क्राइसिस में जो फायदा मैंने आपको पहले बताया था कि हुआ था, वो ये कि 1932 का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 37% अकेले के दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला हिटलर ही था, नाजी पार्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्या है, हिटलर हमेशा से जो था वो पावरफुल स्पीकर रहा। ठीक है, बहुत पावरफुल भाषण देता था लोगों को, जो हिलाकर रख देता था सबका दिमाग। और इससे हमने देखा कि शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बात करी। ही प्रॉमिस्ड अ बिल्ड टू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेशन, अब यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को, स्ट्रॉन्ग नेशन, साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ जर्मन ऑफ पीपल की इसने यहाँ पर जो है ये प्रोमिसेस लिखे हैं इसके, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो वर्साइल ट्रीटी में जो अपमान मिला था उसको खत्म करने का, उसको वापस पाने की, डिग्निटी की बात कर दी। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट, और सिक्योर ऑफ फ्यूचर फॉर द यूथ ये प्रॉमिस कर दिया। साथ ही साथ जितने प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस, जिस फॉरेन इन्फ्लुएंस से जो हमारी कंट्री की हालत खराब हुई है उसको हम ठीक करेंगे। साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी यानी साजिशों का बदला लेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे। साथ ही हिटलर डिवाइज न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब एक नई राजनीति खेलने की शुरुआत यहाँ पर होती है। और रिचुअल स्पेकुलेशन इन मास मोबिलाइजेशन, इसकी ये सारी चीज़ें जो थी वो एक तरीका था अपने आप को बढ़ाने का। तो हिटलर ने राजनीति की जो एक शैली रची थी उसमें आप देखेंगे ये सब जो सेनाओं का पूरा तामझाम देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हम सब दिलो दिमाग में हमें, जब हमारा इंडिया गेट का परेड होता है तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों पे फील कर जाते हैं। तो यह इसका तरीका था इस तरीके से बात करने का, दिखाने का और लोगों तक बात पहुँचाने का। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है नाजी जो है अपना एक रेड बैनर बनाता है स्वस्तिक का चिन्ह वाला, इस टाइप में। ठीक है, हम देखेंगे इस टाइप में जो है ये हमारा शुभ लाभ भी इस तरीके से होगा। ध्यान रखिए, हमारा शुभ लाभ ऐसे होता है। ठीक है, और ये इसका थोड़ा उल्टा होता है, तो ये अंतर है। लेकिन स्वास्तिक इसको हम बोलते हैं। बाद में जो है इसको नाजी सैल्यूट, जैसे हम हाथों को मोड़कर अपने सर की तरफ ले जाते हैं, तो ये अपने शोल्डर के आगे हाथ रखते हैं। कई हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा। नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड। ठीक है, अपना पूरा का पूरा जो है प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार बहुत अच्छी तरीके से करने लगा। ठीक है, स्किलफुली। साथ ही साथ अपने आप को मेसिहा सेवियर एज ए समवन ही हैव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, इस डिस्ट्रेस से निकालने वाला एक दूत बनकर आया दुनिया में, मसीहा के रूप में और सेवियर के रूप में आया। तो ये यहाँ कहने का मतलब था इसका, दिखाने का। साथ ही साथ जो है प्राइड सेटर्ड वगैरह जो है डिग्निटी की जो बात पहले हमने कर दी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह ख़त्म करने के बाद, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब जैसे वो आया तो 2.1 में आप देखोगे कि कैसे जो है वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है ना। तो डेमोक्रेसी को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कैसे करता है, जैसे वो 1933 में आता है बच्चों और मेरे दोस्तों, 1933 में जैसे ही यहाँ पर आता है 30 जनवरी में, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे इस समय यहाँ पर
उन्होंने प्रेसिडेंट जो है हिडनबर्ग जो है ऑफर करते हैं चांसलरशिप के लिए, जो कि उस समय बहुत बड़ा पोजीशन होता था कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री के लिए। जैसे कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री जो है हमारा लोकसभा का हो जाता है, ठीक है, और उससे ऊपर होता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री का, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के हेड। तो इसी तरीके से चांसलरशिप जो होता है इस समय कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के हेड थे। तो हाईएस्ट पॉइंट भी माना गया। बाय नाउ द नाजी हैव, जैसे ही वो आता है यहाँ पर तो क्या करता है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल करता है, ठीक है। और जैसे डिसमेंटल करता है, फरवरी के महीने में जर्मन जो यहाँ पर हम देखते हैं जर्मन का जो संसद था, और एक रहस्यमय अग्निकांड होता है, मतलब एक आग लगता है यहाँ पर, बिल्डिंग फैसिलिटेड यहाँ फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, अचानक से आग लगता है, ठीक है, जिसे हम 28 फरवरी 1933 में जो फायर डिग्री के जरिए जो इसने बात बताई, मतलब जो ये सारी जो क्या जैसे चांसलरशिप आता है हाईएस्ट पोजीशन लेता है तो एक ऐसी बात कर देता है जो एक तरीके से उस आग से भी बेहतर भयानक था ये फायर डिग्री का 28 जनवरी 1993 में। सस्पेंडिंग सिविक, सबसे पहले वो आगे जो है सिविक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एक तरीके से बेसिक रूल, इसको आते ही खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो करा गया था उस सबको जो है कैंसिल कर देता है। और एक न्यू जो है इस्टेब्लिश करता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जितना भी ज़्यादा जो कम्युनिस्ट उस समय वीमर को बात मानने के लिए कर रहे थे उन सबको रातों रात पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया और इस तरीके से उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया। हम देखते हैं कि करीब 6,808 फाइलों में करीब 1,440 जो है यहाँ पर सिर्फ वहाँ के कम्युनिस्टों का ही चर्चा किया गया है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ इसने कम्युनिस्टों का सफाई नहीं किया, और भी 52 किस्म के कई ऐसे विक्टिम्स थे जिनको प्रोसिक्यूटेड करके जो है नाजी ने अक्रॉस मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर हम देखते हैं 3 मार्च 1933 को होता क्या है। तो एक आते ही तो पहले वो चांसलर बनता है और उसको हटा देता है हमारा, किसको, आते ही नंबर 1 और 2 में आप काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं फिर से, आपके पेपर के लिए यूजफुल रहेगा इस तरीके से समझना। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आया था तो क्या करा इसने, तो पहला नंबर 1 इसने ये करा, ठीक है। उसके बाद जो है सस्पेंड कर देता है क्या, हमारा डेमोक्रेटिक रूल अपना इनका, फिर सस्पेंडेड सिविक कर देता है। 3 नंबर तो आपको यहीं पे बन जाएगा। चौथा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो कम्युनिस्टों को हटाने की बात, ठीक है। 5वां पॉइंट अब यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे कि जो है यहाँ पर आएगा 5वां पॉइंट, इनेबलिंग एक्ट पास होता है। इनेबलिंग एक्ट पास होने का मतलब होता है अपने आप को डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है डिक्टेटरशिप घोषित कर देता है इसी समय। कब, 3 मार्च 1933। इट गिव हिटलर ऑल पावर साइड इन पार्लियामेंट रूल बाय डिग्री। जितने पार्लियामेंट्स के पावर थे उनको कम कर दिया गया और हिटलर के पावर को बढ़ा दिया गया। ऑल पार्टिकल और ट्रेड, जितने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन थे सबको बैन कर दिया गया सिवाय नाजी पार्टी को छोड़कर। और इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, चारों चीज़ों पर जो है कंट्रोल किसका हो गया। तो ये छठा पॉइंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखते हैं इसका स्पेशल सर्वेलेंस अपनी पुलिस व्यवस्था को शुरू करता है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था शुरू करता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि अपनी पुलिस व्यवस्था कैसे रखता है। तो ध्यान से इस पॉइंट को देखिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्स और अपने ही सर्वेलेंस के हिसाब से तय करता है, ठीक है, यहाँ से। और हम देखते लोगों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्तों को रखने के लिए नाजी चाहता है ऐसे काम करना। तो इसने बहुत सारे पुलिस वगैरह को जो है यूनिफॉर्म करा, जैसे एक मतलब यूनिफाई करा। तो हम देखते हैं ग्रीन यूनिफॉर्म की जो पुलिस थी, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस हुआ करती, तो जो हम गलियों सड़कों पे देखते हैं। एक दूसरी पुलिस होती थी जिसे हम ऐसे कहते हैं, जिसे हम स्ट्रॉन्ग ट्रूपर भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम जो है ये एक पुलिस हुआ करती थी। और तीसरी टाइप की होती थी गैस्टेपो, जिसे हम सीक्रेट स्टेट पुलिस कहते हैं। दूसरी होती थी, शॉर्ट फॉर्म अलग है और शॉर्ट नाम अलग है इनके, ध्यान रखिएगा इस बात को। और चौथी टाइप की पुलिस थी प्रोटेक्शन स्क्वाड की, ठीक है। और 5वें टाइप की क्रिमिनल क्रिमिनल पुलिस, और 5वीं छठी सिक्योरिटी सर्विस SD थी। तो 5-6 प्रकार की पुलिस का नाम जो है आप याद रख लेंगे। और हम देखते हैं कि जो चैम्बर तक ले जाते थे उसे उठा कर लोगों को, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वो थे गेस्टापो,
गेस्टापो जो थे टॉर्चर चैम्बर तक ले जाते थे, कंसंट्रेशन कैंप तक, ठीक है। उसके बाद डिपोर्ट कर देते थे एनी लीगल, बिना कोई लीगल प्रोसीजर के, और द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट को जब समझकर, तो जो यूनिटी का यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है कि पुलिस वालों को जो है इस तरीके से डेपोटिज्म और जो भी है इस तरीके का फोर्स को यूज़ करने का पावर दिया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन का जो हम टॉपिक देखेंगे हमारा 3rd लेक्चर में होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 टॉपिक जो हमारा जो है ये 6 टॉपिक 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैनल था आपका स्टडी टेबल विद एजे, मेरा नाम आकाश है, और अभी के लिए इतना ही। और ध्यान रखिए, इसको इस तरीके से पढ़िए कि आपको इसी तरीके से समझा जा रहा है कि आप पेपर में इजीली कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय।